So students, we are going to discuss about pair of linear equations in two variables today. सबसे पहले हम ये देखना चाहेंगे कि हमारे पास में कौन कौन सी दो वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स से स्टार्ट करते हैं। वी जनरली यूज़ एक्स एंड वाई एंड जेड एट्सेट्रा वाइल वी टॉक अबाउट वेरिएबल्स। सो इसमें से इस बार हम एक्स और वाई का यूज़ करेंगे बिकॉज वी आर हेयर टू डिस्कस अबाउट टू वेरिएबल्स। ओके, तो बात करते हैं अब लीनियर इक्वेशंस की। इस पार्ट की बात की जाए तो लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स कैसे बनाई जाएंगी। तो इक्वेशंस है, इसलिए हमारे पास में दो इक्वेशंस होगी, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड लीनियर मीन्स दो इक्वेशंस हु हैज़ देयर डिग्री एज 1. So let me tell you about linear equations like ax. This is a part of linear equation. Since it has power 1, that can be written or not written, it doesn't matter. And also plus by, here it is also power 1 plus c is equal to 0. So this is a linear equation into variables. Why it is called as linear equation into variables? Because you can see x is a variable, y is also a variable, जबकि ये जो a और b हैं ये कांस्टेंट्स हैं, लेकिन ये अपने वेरिएबल्स के साथ में हैं, इसलिए इनको अभी कोएफिशिएंट बोला जाएगा. दिस टर्म सी इज़ प्योरली कांस्टेंट. वी कैन राइट इट ऑन द राइट हैंड साइड और वी कैन ट्रांसफर इट टू द लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज़ द स्टैंडर्ड इक्वेशन दैट इक्वेट्स टू 0. सो नाउ वी टॉक अबाउट द पेयर है, इसलिए हमें एक यहाँ लिख देनी है और एक इक्वेशन और लिख देनी है. अगर हम दूसरी इक्वेशन लिखते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो इन दोनों इक्वेशन के बीच का डिफरेंस क्या है उसके लिए हम अलग से जो हाईलाइट कर देंगे वो ये है कि इसके कोएफिशिएंट का नाम हो जाएगा a1 और b1 और c1, जबकि इसके कोएफिशिएंट का नाम हो जाएगा a2 और b2 और c2. सो हमारे पास में फाइनली आ चुकी हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स. ओके, अब बात करते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए अगर आपको इनमें से सिर्फ एक इक्वेशन दी हुई होती, अगर सिर्फ एक ही इक्वेशन होती कोई भी जिसको हम लोग लिख सकते हैं, सपोज मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देता हूँ. यहाँ पे हम लिख रहे हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0. तो इस इक्वेशन के लिए हम लोग लिख सकते हैं या लिखा जा सकता है कि अगर मैं x और y में से किसी एक को रैंडम वैल्यूज़ प्रोवाइड करता हूं, अगर हम सिर्फ एक इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे बॉक्स बना के लिखा जा सकता है कि x और y के लिए रैंडम वैल्यूज़ रखने पर, सपोज मैं x और y की वैल्यूज़ निकालना चाहूँ तो मैं x के अंदर कोई भी रैंडम वैल्यूज़ रख दूँगा. जैसे सपोज करो मैं सबसे पहले 0 रख दूँगा. अगर मैं यहाँ से x 0 रख दूँगा तो मुझे y का वैल्यू मिलेगा -c/b. एंड इन द सिमिलर केस अगर मैं y की वैल्यू 0 रखूँगा तो मुझे x का वैल्यू मिलेगा -c/a. तो इन कंडीशंस को यूज़ करके, इन वैल्यूज़ को यूज़ करके हम इस इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट किया जा सकता है, ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, जहाँ पे ये हमारे पास में x एक्सिस होगा और ये हमारे पास में y एक्सिस होगा. अगर x इक्वल टू 0 है और y का पॉइंट माइनस में है तो यानी हमें y डैश का भी यूज़ करना है और x डैश का भी यूज़ करना है. अगर x इक्वल टू 0 है और y नेगेटिव की तरफ है तो हमें पॉइंट यहाँ मिलेंगे. मैं दिखा देता हूँ. y इज़ इन नेगेटिव तो हमें पॉइंट यहीं कहीं मिल रहे होंगे जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ. और अगर x नेगेटिव है, y इज इक्वल टू 0 है इन द सेकंड केस, तो y 0 होने पर और x नेगेटिव होने पर हमें पॉइंट यहीं कहीं मिलेंगे. तो हम इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और ये स्ट्रेट लाइन ही इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा. और जो हमें ध्यान रखना है वो ये है कि हम मिनिमम 2 पॉइंट्स यूज़ कर सकते हैं. आपको 2 पॉइंट तो निकालने ही पड़ेंगे तभी हम सॉल्यूशन निकाल पाएंगे ज्योमेट्रिकली, लेकिन आप 2 से ज़्यादा पॉइंट्स भी निकाल सकते हैं. अलग अलग स्टूडेंट्स जो हैं वो रैंडम पॉइंट्स का यूज़ करके अपनी इक्वेशन बना सकते हैं या ग्राफ बना सकते हैं और उसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं. Therefore we can say that every of these points, जैसे हमारे पास में ये फर्स्ट बैच है पॉइंट का 0, -c/b और ये हमारे पास में सेकंड बैच है, तो हम लिख सकते हैं कि एवरी पॉइंट दैट इज़ x, y. अगर मैं यहाँ लिख दूँ x, y, जो एवरी पॉइंट होगा वो इस लाइन के ऊपर ही होगा जो हमने ग्राफ में बनाई है. यानी दिस x, y इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दैट लाइन और स्ट्रेट लाइन दैट हैज़ बीन गिवन बाय दिस इक्वेशन. तो इस कंडीशन का यूज़ करके या फिर इस ग्राफ का यूज़ करके हम इस इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं या निकाले जा सकते हैं. अब बात करते हैं पेयर ऑफ इक्वेशंस की. अब अगर क्योंकि हम पेयर ऑफ इक्वेशन ले रहे हैं तो एक जनरल केस है या फिर जनरल थॉट्स हमारे पास में ये हैं कि जितने आपके इक्वेशन में वेरिएबल्स होंगे हमें उतनी ही इक्वेशंस की ज़रूरत होती है सॉल्व करने के लिए. अब हमारे पास में 2 वेरिएबल्स हैं तो हमें 2 इक्वेशंस चाहिए. देयरफॉर वी नीड पेयर, और पेयर होगा तभी हम इस इक्वेशंस के सॉल्यूशन आसानी से निकाल पाएंगे. अब बात करते हैं पेयर की. तो पेयर से पहले यानी इसको सॉल्व करने से पहले हम अगर इसका ग्राफ बनाएं, यानी अगर इफ़ वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2,
सपोज करो हमने एक ग्राफ के ऊपर हमने दोनों लाइंस को, जिसको मैं दिखा देता हूँ आपको, अगर एक लाइन को ड्रॉ किया, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, और ये इक्वेशन नंबर 1 यहाँ से आई है, यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 आई है, इस इक्वेशन नंबर 1 को ड्रॉ किया, इस इक्वेशन के पर्टिकुलरली हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, लेकिन हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए हमें ये देखना है कि ये जो सेकंड वाली लाइन है इसका यहाँ पे ग्राफ कैसे बन रहा है। अब ग्राफ बनने की 3 कंडीशंस हो सकती हैं। इक्वेशन नंबर 2 क्या कर सकती है, इस इक्वेशन नंबर 1 यानी जो रेड कलर की लाइन है इसको कहीं इंटरसेक्ट कर सकती है। जैसे ये हो गया हमारे पास में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये तो हो गया एक केस हमारे पास में कि एक केस के अंदर इसने इसको इंटरसेक्ट कर दिया। दूसरे केस में ये इसके जस्ट पास में से निकल सकती है, जैसे मैं अब यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, यानी इनकी बीच की डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगी और मैं बोल सकता हूँ ये दोनों लाइंस पैरेलल हो गई हैं। ये दूसरा केस है। और तीसरे केस के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि ये बता सकते हैं कि जो रेड लाइन है इसके जस्ट ऊपर से वो दूसरी वाली लाइन निकल रही है, यानी दे आर कोइंसिडेंट लाइन। तो हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 एक के ऊपर एक आ रही हैं। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर 3 केसेस अराइज। हमारे पास में 3 केसेस निकलते हैं। और कौन कौन से केसेस हैं? फर्स्ट केस के अंदर बोथ द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। हमारी जो दोनों लाइन्स है वो क्या है? इंटरसेक्टिंग है। तो हम उसको एक पॉइंट से शो कर सकते हैं, जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यही इनका सॉल्यूशन हो जाएगा। इन द सेकंड केस बोथ लाइंस आर पैरेलल। और अगर आपके पास पैरेलल लाइंस हैं तो पैरेलल लाइंस कहीं भी कभी भी लाइफ टाइम में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, और जब इंटरसेक्शन ही नहीं करेंगी तो सॉल्यूशन भी नहीं मिलेगा। हम जानते हैं कि पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, देयरफॉर वी डू नॉट गेट एनी सॉल्यूशन ऑफ द पैरेलल लाइंस। इन द थर्ड केस के अंदर हमारी लाइंस एक के ऊपर एक हैं, इसलिए हम इसको इस एरो से शो करेंगे और बताएंगे कि कोइंसिडेंट लाइन होने की वजह से हर पॉइंट पे कट कर रही हैं, और हर पॉइंट पर कट करने की वजह से दे कंटेन्स इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब बात करते हैं इनकी कंसिस्टेंसी की। अगर हमें सिर्फ एक पॉइंट मिल जाता है तो हम बोलते हैं इसको कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ये कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है और वेरी यूनिक सॉल्यूशन वी गेट वेरी यूनिक सॉल्यूशन। देयरफॉर दोज लाइंस विच इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट दे गिव अस यूनिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन हमें देते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। वाइल दोज लाइंस विच आर पैरेलल दे बिकॉज दे नेवर मीट, देयरफॉर देयर विल बी नो सॉल्यूशन। एंड नो सॉल्यूशन होने की वजह से हम उनको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। दे आर नॉट कंसिस्टेंट, दे आर नॉट वर्किंग फॉर अस। हमारे लिए काम नहीं कर रही है, हम उनको बोल देंगे इनकंसिस्टेंट है। जबकि इन थर्ड केस के अंदर क्योंकि दोनों की दोनों लाइंस एक के ऊपर एक हैं तो वो बहुत सारे सॉल्यूशंस तो देंगी, लेकिन ये लाइंस एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, इसलिए हम इसको बोल देते हैं डिपेंडेंटली कंसिस्टेंट। ये कंसिस्टेंट है लेकिन डिपेंडेंटली कंसिस्टेंट है। एंड देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशन ऑफ दीज टू लाइंस। ये दोनों लाइंस के अंदर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। अब जो चीज़ हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि अगर हमें एक पेयर ऑफ इक्वेशन दिया जाए, यानी 2 इक्वेशंस दे दी जाएँ, तो सपोज मैं यहाँ राइट कर रहा हूँ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, और सेकंड केस में आपको दिया हुआ है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। तो ग्राफ पे ड्रॉ करने से पहले, प्लॉटिंग से पहले, हम यहीं कुछ केसेस का यूज़ करके, कुछ डायरेक्ट ट्रिक्स का यूज़ करके ये पता लगाएंगे कि लाइंस इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है या फिर ये डिपेंडेंटली कंसिस्टेंट है, यानी मैनी सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे रही है। हम इसके लिए क्या करते हैं, जो इनकी कोफिशिएंट्स हैं a1 और a2 यहाँ, b1 और b2 यहाँ, और c1 और c2 यहाँ, इनका यूज़ करते हैं और कोफिशिएंट का यूज़ करके कुछ कंडीशंस निकालते हैं। और कुछ कंडीशंस जो है हमारे पास में कुछ ऐसे हैं। फर्स्ट कंडीशन में इफ़ a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, अगर ऐसा केस अराइज होता है इक्वेशन के अंदर, सो बोथ द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, हमारी दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग होगी, एंड दे गिव अस यूनिक सॉल्यूशन। हमको एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा और उस यूनिक सॉल्यूशन को हम इजीली ग्राफ पे ड्रॉ कर सकते हैं। सेकेंड केस के अंदर अगर हमें a1 अपॉन a2 इज़ इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज़ इक्वल टू c1 अपॉन c2 मिलता है, तो हम ये बोल सकते हैं दे आर ऑल्सो इक्वल टू k। k इज़ अ कॉन्स्टेंट और लैम्बडा और ए कॉन्स्टेंट जिसका नाम हमने दिया है, या फिर वो कोई एक फैक्टर है जो कि, या फिर कोई मल्टीपल है जो इन दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है। ऐसे केस के अंदर हम ये देखेंगे कि दोनों की दोनों लाइंस एक के ऊपर एक है, यानी कोइंसिडेंट लाइंस है, और कोइंसिडेंट लाइन होने की वजह से हम इनको बोलेंगे डिपेंडेंटली कंसिस्टेंट। एंड डिपेंडेंटली कंसिस्टेंट होने की वजह से दे गिव अस इनफाइनाइट सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशंस। वी कैन राइट मैनी सॉल्यूशंस। इन द केस थर्ड, जब हमारे पास में केस थर्ड है उसमें हम लोग देखते हैं इफ़ a1 अपॉन a2 इज़ इक्वल टू b1 अपॉन b2,
बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो देखो हमने आपको पहले बताया था कि ये जो C1/C2 है ये दोनों लाइन के बीच का गैप होता है, डिस्टेंस होती है। तो अगर बोलें कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा इस थर्ड वाले का, तो वो होता है कि दो पैरेलल लाइंस, और पैरेलल लाइंस क्योंकि इंटरसेक्ट ही नहीं करती हैं तो हम लिख सकते हैं दे आर पैरेलल लाइंस, एंड पैरेलल लाइंस होने की वजह से देर आर नो सॉल्यूशन, सो दे आर इनकंसिस्टेंट लाइन एंड दे हैव नो सॉल्यूशन in their graph or whatever, wherever they do not have any solution. Now we talk about algebraic method of solving a pair of linear equations in two variables. अलजेब्रिक मेथड से हमारा सेंस बनता है कि हमें अलजेब्रा का यूज़ करना है। अलजेब्रा का यूज़ करके यानी हम लोगों को x और y की हेल्प से विदाउट ग्राफ हमें इन दोनों इक्वेशंस को यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। सॉल्व करने का मीन्स होता है टू फाइंड अननोन वेरिएबल्स, दैट इज़ x एंड y। हमें x और y का जो वैल्यू है वो पता करना है और इसी को हम लोग बोलते हैं सॉल्विंग। अब सॉल्विंग के हमारे पास में इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए कुछ मेथड्स हैं, जिसमें से सबसे पहले हमारे पास में है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकंड मेथड हमारे पास में है एलिमिनेशन मेथड और थर्ड हमारे पास में है क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, जो कि आउट ऑफ कोर्स है, इसलिए वी विल नॉट डिस्कस अबाउट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। नाउ वी टॉक अबाउट सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड। सपोज अब पहले इनका मीनिंग समझ लीजिए। सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग होता है वी हैव टू place someone in place of other one, I mean we have to substitute one person by another। अब इसको हम यहाँ से कैसे इक्वेशन से रिलेट करेंगे, हमें x और y में से किसी एक को सब्स्टिट्यूट करना है और उस सब्स्टिट्यूट को हमें दूसरी इक्वेशन में पुट कर देना है। जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से शो करता हूँ। जैसे हमारे पास में लिखा हुआ है कि x + y = 14 एंड x - y = 4। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें इन दोनों इक्वेशन में से किसी में से भी x की वैल्यू निकाल लेनी है और वो वैल्यू ऑब्वियसली y की टर्म्स में होगी, या y की वैल्यू निकाल लेनी है और वो वैल्यू x की टर्म्स में होगी। उस वैल्यू को हमें सेकंड वाली इक्वेशन में पुट करना है। सपोज करो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 डालता हूँ और इसको इक्वेशन नंबर 2 डालता हूँ, तो अब हम क्या कर सकते हैं कि सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी हम एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि हमें उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है जो सेपरेट पड़ी हो, प्लस एक चीज़ जो है कि वो माइनस के साइन के साथ हो। अब क्या है कि दूसरी इक्वेशन के अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक माइनस का निशान है। इस माइनस की वजह से मुझे इस इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट करना ज़्यादा आसान रहेगा। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ x = y + 4। ठीक है, यहाँ से भी लिख सकता था ऊपर वाली से कि x = -y + 14, बट थोड़ा सा कन्फ्यूजन आप लोगों में रहेगा, इसलिए हम लोग इस माइनस को ना आने दें यहाँ पे। तो हम नीचे वाली इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल लेते हैं जो कि y + 4 है, और उस वैल्यू को हम जो प्रीवियस इक्वेशन है उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जैसे अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू y + 4 फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा कि x की जगह तो रख देना हमें y + 4, और प्लस की जगह प्लस और y की जगह y, हमें मिल गया 14। तो अगर हम इसे ऐड करेंगे तो मिलेगा 2y, और इस 4 को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे तो मिलेगा 10। इट इम्प्लाइज दैट y = 5। हमें y की वैल्यू मिल चुकी है 5। अब क्या करना है कि हमें, क्योंकि y सेपरेटली मिल चुका है, तो ये y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। लेकिन जो इनिशियली आपको ये ध्यान रखना है कि जिस कंडीशन से या जिस इक्वेशन से आपने x की वैल्यू निकाल ली है वही आप उसकी पेरेंट इक्वेशन में ना पुट करें, वरना आपको सिर्फ राइट हैंड साइड मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको प्रैक्टिस से पता चल जाएगा। अब क्या है कि जैसे y की वैल्यू मिल चुकी है, इसको या तो सेकंड इक्वेशन में या फर्स्ट इक्वेशन में, जहाँ आपकी मर्जी हो, जहाँ आपको सूटेबल लगे वहाँ हम पुट कर देंगे। तो मुझे मिलेगा x = y + 4 यानी 5 + 4 और 9। लास्ट में हम क्या करते हैं, x की वैल्यू और y की वैल्यू को एक साथ लिखते हैं और उसके ऊपर बॉक्स बनाते हैं, ताकि एग्जामिनर को पता रहे कि हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं या फिर हमारी इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ क्या है। अब हम बात करते हैं एलिमिनेशन मेथड की। एलिमिनेशन मेथड में भी हम सेम एग्जांपल का यूज करेंगे ताकि आपको ज़्यादा क्लियरली समझ में आए कि हम इन दोनों इक्वेशन को अलग अलग मेथड से कर रहे हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या है। सपोज वापस आपने इसको इक्वेशन और इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया है, तो एलिमिनेशन मेथड इज़ क्वाइट ईजियर देन सब्स्टिट्यूशन मेथड। वाई? बिकॉज इसमें हमें क्या करना होता है, दोनों इक्वेशंस को साथ में ऊपर नीचे रखना होता है। इसके बाद हमें इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है। अब ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए हालांकि हम किसी भी एक जने को, किसी भी x को या y को एलिमिनेट कर सकते हैं, वी कैन रिमूव, एंड द मेथड ऑफ रिमूवल इज़ टू रिमूव
पॉजिटिव साइन विद नेगेटिव एंड नेगेटिव साइन विद पॉजिटिव। बट आई मीन टू से इज दैट जैसे हम देख सकते हैं पहले वाली इक्वेशन में x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, सेकेंड इक्वेशन में x भी पॉजिटिव है बट y नेगेटिव है। तो यहाँ पे हमारे लिए ये फ़ायदा रहेगा कि अगर हम प्लस और माइनस वाले का यूज़ करके ज़्यादा जल्दी से उसको एलिमिनेट कर पाएँ। हमें क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज नहीं करना पड़ेगा। हालांकि आपको कुछ एग्जांपल्स बाद में पता चल जाएंगे जिससे हम ये बता सकेंगे कि अगर मल्टीपल अलग हों यानी इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट अलग अलग हो तो कैसे करना है वो हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पे क्योंकि प्लस वाई है और यहाँ पे ये माइनस वाई है तो वी विल जस्ट ऐड बोथ द इक्वेशंस। तो x एंड x बिकम्स 2x, दीज टू कैंसल्स आउट, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू आ जाएगा, 14 एंड 4 बिकम्स 18, तो आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 9, जो आप यहाँ से भी कंपेयर कर सकते हैं पहले वाली इक्वेशन में। अभी ये जो x की वैल्यू निकली है यू आर फ्री एट योर विल टू पुट इन इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। एलिमिनेशन मेथड के अंदर एक चीज़ जो हम आपको अब मेथड से समझाएंगे वो ये है कि अगर आपके पास में x और y का कोएफिशिएंट सेम ना हो तब हमें क्या करना है। सपोज़ मैंने लिखा है ax प्लस by इज़ इक्वल टू c और यहाँ लिखा है मैंने cx प्लस dy इज़ इक्वल टू e। अब आप देख सकते हैं कि सभी प्लस के हैं तो एलिमिनेट किसी को भी किया जा सकता है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इनका कोएफिशिएंट जो है वो अलग अलग है, x का a है, यहाँ पे x का c है। तो ऐसी कंडीशन में हम जिस भी वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहते हैं उनकी कोएफिशिएंट सेम कर दो। यानी यहाँ फर्स्ट वाले के पास x के पास a है, यहाँ x के पास c है। सपोज मुझे x को एलिमिनेट करना है तो मैं इस इक्वेशन को रीराइट करूँगा और इस इक्वेशन को भी मुझे रीराइट करना पड़ेगा। पहली वाली इक्वेशन के अंदर जिसको मुझे सेम करना है बस मुझे उसका ध्यान रखना है और बाकी वेरिएबल के ऊपर ध्यान नहीं देना है क्योंकि वो अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे। पहली इक्वेशन के अंदर a है बट c नहीं है तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को c से मल्टीप्लाई कर दूंगा पूरी कंप्लीट इक्वेशन को, और सेकंड इक्वेशन को पूरा कंप्लीट a से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे acx प्लस bcy इज इक्वल टू c स्क्वायर। और देखो जो चीज़ हमें नोट रखनी है कि ये जो c है और ये जो c है ये सेम नहीं है, यानी ये कोई और एलिमेंट हो सकता है। तो ऐसे कन्फ्यूजन हटाने के लिए इसको हम चेंज कर देते हैं, f बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा f और ये हट जाएगा यहाँ से, तो हमें मिलेगा f और c, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं रहने के लिए। सेकंड इक्वेशन के अंदर भी बनेगा acx, तो मुझे मिलेगा acx प्लस ady, मल्टीप्लाई होने पे मिलेगा ady इज इक्वल टू ae। ऐसी कंडीशन में अब हमें इनको सॉल्व करना है, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशंस को। दैट्स वाई वी हैव टू चेंज साइन। चेंज साइन करने के लिए मैं अलग से इसको शो कर देता हूँ। यहाँ माइनस, दिस इज ऑल्सो प्लस सो इट बिकम्स माइनस, दिस इज ऑल्सो प्लस सो इट बिकम्स माइनस। दीज टू टर्म्स कैंसिल आउट, हमारे पास बचेगा bcy माइनस ady इज इक्वल टू fc माइनस ae, ये मिलेगा। यहाँ से हम लेफ्ट साइड से y कॉमन लेंगे तो मुझे हमें मिलेगा bc माइनस ad इज़ इक्वल टू fc माइनस ae। यहाँ से मैं y का वैल्यू निकाल सकता हूँ fc माइनस ae अपॉन bc माइनस ad। अब मुझे ये जो y का वैल्यू मिला है ये मैं किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर सकता हूँ एज पर माई विल। इसको चाहे तो हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करें या फिर इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करें, हमें मिल जाएगा x का वैल्यू और उसको हम फाइनली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ये हमें मिल जाएगा x और y का पेयर। अब जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वो है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। हमें ऐसी इक्वेशंस पढ़नी है जिनको हम रिड्यूस कर सकें, रिड्यूस मीन्स टू चेंज द फॉर्म, हम उनको फॉर्म चेंज कर सकें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के अंदर। अभी कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा है कि इसको देख कि ये दोनों इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस हैं बिकॉज x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, बट दैट इज़ नॉट द केस। अगर हम देखें कि यहाँ इसके डिनोमिनेटर में x है, डिनोमिनेटर में y है, तो इस इक्वेशन को अगर हमें नॉर्मली फॉर्म में लिखना है तो हमें यहाँ पे पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, दैट बिकम्स xy, और यहाँ हमें मिलेगा 2y, यहाँ से हमें मिलेगा 3x एंड यहाँ से मिलेगा 13। जब ये xy यहाँ जाएगा तो ये xy यहाँ जाने के बाद में लीनियर नहीं रहेगा बिकॉज 13xy के अंदर एक पावर यहाँ से और एक पावर यहाँ से, तो ये 2 पावर का टर्म बन जाएगा। ऐसी कंडीशन के अंदर हम ये देखेंगे कि ये पेयर जो है, यानी ये जो ग्रीन लाइन से लिखा गया पेयर है, ये लीनियर इक्वेशंस नहीं है और इनको सॉल्व करने के लिए हमें अलग अप्रोच लगाना पड़ेगा। अप्रोच ये है कि जो आपके पास में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वेरिएबल, उस वेरिएबल को ध्यान से देखें तो यहाँ डिनोमिनेटर में होने की वजह से प्रॉब्लम है, यहाँ डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में होने की वजह से प्रॉब्लम है। तो हम इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व ये कर सकते हैं कि वेरिएबल को जो डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमिनेटर में सेंड कर दिया जाए। कैसे कर दिया जाए, क्योंकि इस पार्ट को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 1/x प्लस 3 इंटू 1/y इज़ इक्वल टू 13। और सेकेंड केस में कैसे लिख सकते हैं,
5 इंटू 1/x माइनस 4 इंटू 1/y इज इक्वल टू -2. अब that this 1/x is also a variable because x is variable, so and this 1/y is also a variable because y is variable. So we can write 1/x as a new name, suppose I give it name u, and this as a new name, suppose I give it name v. Then both of the equations that are written in green colored ink can be rewritten as 2 times of u plus 3 times of v is equal to 13, and 5 times of u minus 4 times of v is equal to -2. Now we can see that u has power 1, v has power 1, u has power 1, v has power 1. This is linear equation and this is pair. Now we can solve this pair by any method, whether it is elimination or substitution. But what we have to keep in mind that after solving these two equations we get answer in u and v, and this is not our final answer. We have to change what we have done earlier, that we have to replace u by again 1/x, because यही तो हमने लिया था शुरू में, u इक्वल टू 1/x और v इज इक्वल टू 1/y. सपोज कि इस इक्वेशन का जो आंसर है वो कुछ वैल्यू आता है, तो हमें x का वैल्यू निकालने के लिए उसको इन्वर्ट करना पड़ेगा लास्ट में, यानी जो भी आपके पास में u और v की वैल्यूज़ आती हैं उनको हमें लास्ट में इन्वर्ट कर देना पड़ेगा. अब एक कंडीशन हम मान के चलते हैं कि आपके पास में जो x का वैल्यू u का वैल्यू आ रहा है इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर, वो आ रहा है आपके पास में u का वैल्यू 2, और जो v है वो आपके पास में आ रहा है v का वैल्यू 3. तो हम बोल देंगे कि 2 इज इक्वल टू 1/x एंड 3 इज इक्वल टू 1/y. तो यहाँ से हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 1/2 और यहाँ से मिलेगा y इज इक्वल टू 1/3. सो दिस वॉज जस्ट अ केस that has been shown that we can reduce such pair of equations in linear equations, और reduce करने के बाद में हम इनका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं. So this was the total summary of this chapter.